बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या? हमारे पास एक एलिमेंट है, मान लो क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फिगरेशन है 287, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं? हम क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये क्लोरीन नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। कॉन्फिगरेशन था 287 और ये अब बन गया 288। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 288। जब 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो गए हैं तो इसने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया। इसके पास नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो गया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ गया। जब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ गया इसके पास, तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल जब होते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो कॉन्फिगरेशन स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया। अब स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया तो स्टेबल जो कॉन्फिगरेशन होता है उसकी होती है लीस्ट एनर्जी। लीस्ट एनर्जी होती है, कम से कम एनर्जी होती है। जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो कॉन्फिगरेशन उतना स्टेबल होता है। अब इसकी लीस्ट एनर्जी होगी, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यदि आउटरमोस्ट सेल में है तो एनर्जी लीस्ट है, और 8 से ज़्यादा या कम, 8 से 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं, तो कम इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो उसकी एनर्जी है ज़्यादा, मोर एनर्जी। 7 इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन किया जाए तो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज़ डिफाइंड एज amount of energy change. It is defined as amount of energy change when an electron is added to a gaseous isolated atom present in ground state। यानी हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए गैसियस आइसोलेटेड एटम प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। जब एक गैसियस एटम ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो। गैसियस और ग्राउंड स्टेट का सिग्निफिकेंस, गैसियस स्टेट और ग्राउंड स्टेट का सिग्निफिकेंस मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में समझा चुका कि क्यों हम गैसियस स्टेट में लेते हैं, क्यों ग्राउंड स्टेट में लेते हैं। गैसियस स्टेट में इसलिए लेते हैं कि एटम वहाँ पर बिल्कुल अज्यूम किया जाता है कि वो अकेला एटम है, उसके ऊपर किसी दूसरे एटम का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। ग्राउंड स्टेट में हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। यदि एलिमेंट ग्राउंड की वजह एक्साइटेड स्टेट में हो तो वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती। अब हमने क्या किया? मैंने कहा इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज है ये एनर्जी चेंज है। एनर्जी चेंज का मतलब हो गया बच्चों, एनर्जी चेंज जो है एनर्जी चेंज का मतलब हो गया दोनों चीज़ हो सकती हैं। एनर्जी रिलीज और एनर्जी अब्जॉर्ब। एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है। अब्जॉर्ब एनर्जी भी हो सकती है और रिलीज एनर्जी भी हो सकती है। एनर्जी चेंज का मतलब है एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकती है। यदि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी यदि अब्जॉर्ब कहीं पर भी हो रही है तो वो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक। और यदि कहीं पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। अब देखिए मतलब क्या हुआ। क्लोरीन था आपके पास, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन नेगेटिव बना, और जो एनर्जी चेंज आया, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आई डेल्टा एच ई जी, वो वैल्यू आपके पास आई -349 किलो जूल पर मोल। 349 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपके पास आई। ये एनर्जी आपके पास आई। अब -349 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपके पास आई। इट मीन्स
इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स ए एनर्जी ऑफ 349 किलो जूल इज रिलीज्ड when इट मीन्स ए एनर्जी ऑफ 349 किलो जूल इज रिलीज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक एनर्जी जो है 349 किलो जूल की रिलीज होती है when one mole of Cl is converted into Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ आपके पास अब एनर्जी रिलीज हुई है, इसमें इस प्रोसेस में क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। ये प्रोसेस आपके पास कैसी हो गई, ये प्रोसेस आपके पास हो गई एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो गई। क्यों एनर्जी रिलीज क्यों हुई, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव हो गया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आपके पास अचीव हो गया। दूसरी बात करूँ यदि मैं आपसे दूसरी बातें करूँ कि भाई हम हेलोजेंस की बात, उसके नोबल गैसेज की बात करें, नोबल गैसेज की हमने आर्गन लिया, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फिगरेशन 288 ये कॉन्फिगरेशन है। अब ये कॉन्फिगरेशन है तो मैंने आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन किया, तो ये आपके पास आर्गन नेगेटिव बना, यानी 288 का कॉन्फिगरेशन था, ये फुलफिल कॉन्फिगरेशन था, स्टेबल कॉन्फिगरेशन था। अब आप स्टेबल कॉन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होना मुश्किल है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आपने ये दी तो यहाँ पर डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू निश्चित रूप से पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आपको एनर्जी अब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, इट मीन्स एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। एनर्जी को आउटसाइड से, बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये एनर्जी, तब जाकर डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो पॉजिटिव वैल्यू है, तब जाकर ये आपके पास नोबल गैसेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो पाएंगी। क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया, स्टेबल कॉन्फिगरेशन 2, 8 और 1, ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ ये हायर सेल में हुआ, हायर सेल के अंदर हुआ, हायर सेल में इलेक्ट्रॉन जाकर ऐड हुआ। पहले से स्टेबल कॉन्फिगरेशन था, उसके बाद हायर सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इस केस में एनर्जी आपको प्रोसेस के अंदर देनी पड़ेगी, इसलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। नोबल गैसेज के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वहाँ जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी सेल में जुड़ता है, हायर सेल में जुड़ता है, ऑलरेडी अब्जॉर्ब होती हैं, ऑलरेडी जो सेल्स जो हैं पहले भरी होती हैं, उसके बाद अगली नेक्स्ट सेल में जुड़ता है। दूसरी बात, यदि हम और एग्जाम्पल देखें, ऑक्सीजन देखा हमने, ऑक्सीजन 2 एटॉमिक नंबर 6 2 4 हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ तो 2 और 5। अब 2 5 यदि हुआ तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, कॉन्फिगरेशन 2 और 6, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन नेगेटिव, तो 2 6 था, 2 और 7 हो गया ये आपके पास 2 7। डेल्टा एच की जो वैल्यू आपने देखी, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो आपके पास -141 किलो जूल पर मोल की वैल्यू आई, 141 किलो जूल पर मोल की वैल्यू आई। अब ये वैल्यू यदि ये है तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्जोथर्मिक का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन का एक मोल ऑक्सीजन नेगेटिव में बदलता है तो 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि एनर्जी रिलीज हुई है। दूसरा आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव ले लें आप, ऑक्सीजन नेगेटिव लिया, ऑक्सीजन नेगेटिव तो 2 7 था कॉन्फिगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो ऑक्सीजन -2 बना, ऑक्सीजन -2 ना तो 2 8 कॉन्फिगरेशन हो गया। डेल्टा एच, ये जो इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा था, तो इसको आप कहोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। ये जो वैल्यू आई इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की 1 वैल्यू आएगी, फर्स्ट आएगी। आपने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा तो 2 8 हो गया, 2 8। डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई,
780 किलो जूल पर मोल, 780 किलो जूल पर मोल की वैल्यू आई, 780 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास आई 780 किलो जूल पर मोल। O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन O माइनस 28 780 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब जब ये वैल्यू आपके पास आ गई तो ये जो वैल्यू आई इसको आप कहोगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपके पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आ गई है आपके पास, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये वैल्यू आ गई माइनस 780 किलो जूल, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आ गई इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक यानी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। अब बच्चा कहता है क्यों हुई सर एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक इसलिए हुई कि ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव पहले से था, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव रिपेल कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी 780 किलो जूल एनर्जी और दी, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब हो पाए। तो ये बात जरूर याद रखें आप। दो तरह की, जहाँ पर आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी केवल और केवल एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दोनों तरह की हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आपके पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहला फैक्टर आपके पास आता है साइज, एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। यदि आप पहले फैक्टर की बात करें, एटॉमिक साइज की बात करेंगे, एटॉमिक साइज एक फैक्टर है। तो एटॉमिक साइज फैक्टर यदि है तो इसमें होना क्या है, देखो आप ध्यान से, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये इसकी सेल, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आना है, वो इलेक्ट्रॉन जुड़ना है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जुड़ना है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, याद रखें आप ये बात, कल भी कहा था मैंने आपको, और ये चीज़ें आपको याद भी रखनी है कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, ये आपके पास इसके न्यूक्लियस की सेल्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आना है और बाहर से आकर इलेक्ट्रॉन जुड़ना है। अब इसके ऊपर चार्ज Q1 मान लिया, इसके ऊपर चार्ज Q2 मान लिया, जहाँ से ये आ रहा है वो डिस्टेंस R मान लिया, तो अट्रैक्टिव फोर्स F जो है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R बढ़ेगा, यदि R बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स घटेंगी, और अट्रैक्टिव फोर्स यदि घट गई, R स्क्वायर है, अट्रैक्टिव फोर्स यदि कम हुई तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मुश्किल होगा। R घटेगा तो F बढ़ेगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगी और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होगा, आसान होगा। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, मोर इज द attraction towards the electron, towards the incoming electrons, and hence more is the amount of एनर्जी रिलीज्ड, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी, जितनी ज़्यादा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ द एटम, मोर इज द अट्रैक्शन टुवार्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस मोर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इस प्रोसेस में। तो पहला फैक्टर आपके पास साइज ऑफ द एटम था, जितनी छोटी साइज उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज्ड, एंड हेंस मोर नेगेटिव द वैल्यू, उतनी ही नेगेटिव वैल्यू आपके पास आती चली जाएगी। यदि आप देखें उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आपके पास इस केस में आती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जितनी छोटी साइज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ पर यदि मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ आपको साइज वाली बात को, तो देखें आप, क्लोरीन, ये 17th ग्रुप है आपके पास, 17th ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि आप, ये 17th ग्रुप है, इस 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को आप हैलोजेंस कहते हैं। 17th ग्रुप है, इनके मेंबर्स जो हैं उनको आप हैलोजेंस कहते हैं।
डाउन द ग्रुप आपने पढ़ा है, ये अच्छा सा एग्जांपल है। डाउन द ग्रुप आपने पढ़ा है, साइज इंक्रीज होती है। साइज यदि इंक्रीज हो तो इलेक्ट्रॉन जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। बोलो भाई, जितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। अब डिक्रीज होगी तो फ्लोरीन की यदि वैल्यू लिखूँ मैं, तो फ्लोरीन की वैल्यू आपके पास -328 किलो जूल, -328 किलो जूल। क्लोरीन की वैल्यू -349 किलो जूल। ब्रोमीन की वैल्यू -325 किलो जूल, 325 किलो जूल। आयोडीन की वैल्यू -295 किलो जूल, 295 किलो जूल। अब बच्चों, जर्नल ट्रेंड ये कह रहा है नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, पहले की 328, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये थोड़ा इधर छोड़ दो, 349, 325, 200 -295। इसका मतलब यदि है कि फ्लोरीन में यदि आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो, एक मोल फ्लोरीन को एफ नेगेटिव कन्वर्ट करते हो तो 328 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, जबकि ब्रोमीन में 325, आयोडीन में 295। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल ट्रेंड आ गया क्लोरीन का 349। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। अब इसका कारण क्या है? फ्लोरीन पूरी पीरियड अपने ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट है। फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है। यदि सबसे छोटा एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट है छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। देयर अकर्स This is because of small size there occurs strong repulsion between the electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine. This is because of small size of fluorine there occurs strong repulsion between the incoming electron and electrons of 2p ऑफ फ्लोरीन का आपके पास कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो छोटी साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इन इलेक्ट्रॉन्स में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा। इसलिए फ्लोरीन की छोटी साइज की वजह से, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन की वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगी। एक्सेप्शनल ट्रेंड है, याद रखना, एक्सेप्शनल है ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी, एक्सेप्शनल ट्रेंड। दूसरी बात देखें, हमने एक फैक्टर पढ़ा अभी कि साइज। दूसरे फैक्टर की तरफ यदि हम चलें कि सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, तो सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अगला फैक्टर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज के लिए आप बात करोगे कि न्यूक्लियर चार्ज में क्या है, तो हम यदि न्यूक्लियर चार्ज को देखें तो सेकंड फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर। सेकंड न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर है हमारे पास, खोल लेते हैं। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। आप यदि न्यूक्लियर चार्ज को देखें तो न्यूक्लियर चार्ज में कॉन्सेप्ट समझना है। न्यूक्लियर चार्ज आपको कॉन्सेप्ट केवल समझना है, और कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये इसकी सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, एक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जितनी ये न्यूक्लियस इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू रिलीज होगी। यानी ये Q1 न्यूक्लियर चार्ज, ये Q2, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये Q1 बढ़ गया, Q1 यदि बढ़ा तो F भी बढ़ेगा। बोलो भाई, Q1 बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। यानी कि मोर द न्यूक्लियर चार्ज more will be the stability
मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी एंड हैंस मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड हैंस मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, स्टेबिलिटी नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स एंड हैंस मोर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, यानी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी। थर्ड फैक्टर आपके पास आता है कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड फैक्टर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का है आपके पास। तो थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड फैक्टर है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से आ गया आपके पास, हाफ फील्ड और फुलफिल्ड, और दूसरा क्या आंसर आ गया, फुलफिल्ड। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, so they have little or no tendency of adding electrons। उनके पास लिटिल और नो टेंडेंसी होती है एडिंग इलेक्ट्रॉन्स की। यदि आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू निश्चित रूप से ऑब्टेन होगी, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर सभी को? दो, तो इसमें क्या आ गया आपके पास, सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑब्टेन्ड, जैसे कि नोबल गैसेस में। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में और चीज़ अपलोड करेंगे।